नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शनिवार को उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। 50 साल के महेंद्र भट्ट प्रदेश बीजेपी के 10वें अध्यक्ष हैं, जिनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य 20 महीने बाद होने वाला लोकसभा चुनाव है। उत्तराखंड बीजेपी के बागडोर अब बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट के हाथों में है। शनिवार को पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक विदा हुए और बीजेपी ऑफिस में नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कुर्सी संभाली। 50 साल के महेंद्र भट्ट ने कुर्सी ऐसे वक्त पर संभाली है जब दूसरी बार 47 विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार है। महेंद्र भट्ट के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा 2024 का चुनाव है, पर उससे पहले निकाय और हरिद्वार में पंचायत चुनाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवा हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है। कार्यकर्ता उत्साहित हो, उत्साह भाव से काम करे और आगामी दिनों में हरिद्वार का पंचायत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा नेतृत्व की बात करते हैं और इसी बात का असर उत्तराखंड में दिख रहा है। प्रदेश के कमान जहां इस वक्त 46 साल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, वहीं प्रदेश संगठन का काम अब 50 साल के महेंद्र भट्ट देखेंगे। दोनों नेता सीमांत जिलों से आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले से हैं और विधायक चंपावत से, जबकि महेंद्र भट्ट का ताल्लुक गढ़वाल के चमोली जिले से है। वहीं ठाकुर ब्राह्मण के समीकरण पर भी ये कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। महेंद्र भट्ट के राजनीतिक सफर की बात करें तो उनके पास संगठन चलाने का पूरा अनुभव है और वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन से राजनीति शुरू करने वाले महेंद्र भट्ट की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है। अक्सर अपने बयानों की वजह से महेंद्र भट्ट सुर्खियों में रहते हैं। 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पद संभालने वाले महेंद्र भट्ट 2002 से 2004 तक बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। चमोली जिले से ताल्लुक रखने वाले महेंद्र भट्ट साल 2002 में नंदप्रयाग तो साल 2017 में बद्रीनाथ से विधायक रहे, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक दूसरे की काबिलियत पर पूरा यकीन है। और उनको चाहे हमारा संसदीय ज्ञान हो या संगठन उनका अनुभव हो, दोनों मिलकर राज्य को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे और मिशन 2024 पुनः भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें यहाँ से जीते। बहुत अच्छा रहने वाला। पुष्कर जी भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मैं अध्यक्ष रहा और मैं जानता हूँ मेरे अध्यक्ष बनने सर्वाधिक खुशी पुष्कर जी को है और जिसमें मुख्यमंत्री बने मुझे सर्वाधिक खुशी थी। हम लोग मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड में 2017 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी 2 मुख्यमंत्री और 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है। देवभूमि में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का हर प्रयोग सफल रहा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद सरकार और संगठन की जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी के युवा हाथों में सौंपी गई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके परिजनों में भी खुशी का माहौल है। ऋषिकेश में उनके घर पर जश्न मनाया गया। धन्यवाद आपका। और बस सब मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो अभी अभी देहरादून चले गया है। मुख्यमंत्री का टेलीफोन आया था, वो वहाँ चले गए हैं अभी। हाँ, अभी मुश्किल से 20 मिनट भी। सामान्य परिवार से आज उनको इतना बड़ा पद दिया है और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान बद्री विशाल का हम पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब कैसे आप चाहते हैं, क्या आज भट्ट जी भाजपा के लिए मजबूत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि वो हर तरह से आज मतलब पूरी सब लोगों को खुश रखेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे सब कुछ। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद है हमेशा उनके साथ। इवन अभी इलेक्शन का टाइम पे गया था तो काफ़ी टफ था हमारे लिए, हर छोटी छोटी चीज़ मतलब, बट उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया हर चीज़ में। मतलब कोई भी वीक पड़ा, मम्मी हो दादा हो, उनको पूरा साथ दिया बहुत अच्छे से। तो मतलब सब बहुत अच्छा रहा। आज हम बहुत खुश हैं, जनरली सब सारे घर वाले।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर महेंद्र भट्ट के गृह जनपद चमोली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। वहीं जिला मुख्यालय गोपेश्वर जोशीमठ पोखरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहों पर पहुंचकर महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की। खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट जी आज हमारे जो है प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना। बद्री विशाल से प्रार्थना करके उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और विश्व में जिस प्रकार से विश्व की सर्वोच्च पार्टी है, हमें अपार खुशी है। हमारा साधारण परिवार का आदमी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना, जिला चमोली का। महेंद्र भट्ट बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, जिनके लिए हरिद्वार का पंचायत चुनाव, अगले साल निकाय चुनाव और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव चुनौती है। वहीं अब अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या मदन कौशिक सरकार में लौटेंगे, और अगर लौटेंगे तो क्या कैबिनेट विस्तार 2024 चुनाव से पहले हो जाएगा, ताकि हरिद्वार लोकसभा सीट को साधा जा सके। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अब सिर्फ हरिद्वार सीट से विधायक हैं। उसी हरिद्वार जिले में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पहली परीक्षा होंगे। उसके बाद 2023 में पूरे प्रदेश का निकाय चुनाव होगा और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। लेकिन अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट के आने और मदन कौशिक के जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल है कि सीनियर नेता मदन कौशिक क्या सिर्फ विधायक के तौर पर रहेंगे या फिर उन्हें सरकार में जगह मिलेगी। इसी सवाल को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैबिनेट में खाली पड़े 3 पद जल्द ही भरे जा सकते हैं, ताकि खराब हालत वाले जिले में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बदला जा सके। धामी मंत्रिमंडल में अभी हरिद्वार से कोई मंत्री नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार की 11 सीटों में बीजेपी 3, कांग्रेस 5, बीएसपी 2 और एक निर्दलीय विधायक ने जीती, जिसे जिले से प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मदन कौशिक की बड़ी नाकामी माना गया। हालांकि मदन कौशिक का कहना है कि आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। सर, भाई 3 पद खाली है मंत्रिमंडल में, मदन कौशिक मंत्रिमंडल में दिखेंगे हमें? अब ये इस केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्या जिम्मेदारी देगा, उस जिम्मेदारी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक जो भी जिम्मेदारी है बतौर विधायक वो पूरी निभाएगी। जो भी जिम्मेदारी मिलती है पार्टी में उनको ही आगे बढ़ाना होता है। प्रदेश बीजेपी का अगला टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है और नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बीएसपी की पोजीशन मजबूत है। ऐसे में अगले महीने हरिद्वार में पंचायत चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। हालांकि महेंद्र भट्ट का कहना है कि उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर है और नजर कांग्रेस नेताओं पर भी। बीजेपी के लिए पूरा फ्रंट ओपन है, कोई विपक्ष है ही नहीं है। विपक्ष को आपको मानते कि हाँ है, ये डर है हमारे लिए? देखिए, विपक्ष आज उत्तराखंड के अंदर समाप्त है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन लोकतंत्र का विपक्ष का भी महत्व होता है। हम उनके विषय को सुनेंगे, समझेंगे और मुझे खुशी है कि आज धीरे धीरे करके कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। भविष्य में जो भी आएंगे उनका स्वागत है। अभी मुर्मू जी का चुनाव था, आप कल्पना करिए कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी, वो भी रिजल्ट हमको देखने को मिला। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हरिद्वार के पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा तक की फील्डिंग सजानी है और इस फील्डिंग में सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौशिक की पोजीशन क्या होगी, इसी सवाल ने इन अटकलों को तेज कर दिया है कि अध्यक्ष बदलने के बाद क्या अगला बदलाव कैबिनेट विस्तार का होगा। पंकज भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून कलेक्ट्रेट के उत्तराखंड शहीद स्मारक में जाकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले भट्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क भी गए, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अमर रहे।
देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 प्रोग्राम में वर्चुअल जुड़े। इसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी स्कीम और नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल का लॉन्च किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में नए कामों की शुरुआत हुई है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार एनर्जी सेक्टर में विकास की प्लानिंग पर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। यूके एसएसएससी में हुए पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में एसटीएफ ने 10 लाख रुपए कैश और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी उपकरणों और मोबाइल फोन की जांच के लिए एसटीएफ ने एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिया है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ इन सभी उपकरणों को एक अहम कड़ी मान रही है। वहीं अभी तक एसटीएफ ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। साथ ही करीब 47 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। कड़ियाँ अलग अलग जगह जुड़ रही हैं, जैसे कुछ साक्ष्यों में हरिद्वार की तरफ भी हमारी कड़ी इन्वेस्टिगेशन में आ रही, साथ ही साथ कुमाऊं में भी, क्योंकि जो अभी 2 पकड़े गए वो कुमाऊं क्षेत्र में निवासरत थे, तो इसलिए वहां से भी कड़ियाँ जुड़ी गई, वहां की टीमों को लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत, बागेश्वर में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। तीन दिन करीब जो है 1 तारीख तक मैं बोलूँगा कि जो एक्टिविटी है वो ऐसे ही चलने वाली है। करीब जो है 1 तारीख में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन आज और कल अगर बात करें तो अभी भी एक्टिविटी जो है पूरे प्रदेश में अच्छी चलने वाली है। तो उसके चलते हमने जो ऑरेंज अलर्ट है वो रखा है, जिसमें पहाड़ों में लगातार हो रही तेज बारिश और चमोली में लगभग 30 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। तो वहीं पोखरी विकासखंड के सिंगोली गांव मकान के नीचे भारी भूस्खलन होने से 3 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। दूसरी तस्वीर टिहरी की है, जहां भारी बारिश से दिकोल गांव में मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मकान की छत टूटने से कमरे के अंदर घुसा मलबा। प्रभावित परिवार ने किसी तरह अपनी जान को बचाया है। जोशीमठ के पोखरी विकासखंड के सिंगोली गांव में मकान के नीचे भारी भूस्खलन होने से 3 परिवारों के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं तस्वीर हरिद्वार में शुक्रवार की रात को हुई जोरदार बारिश से सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। हरिद्वार के व्यस्तम रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर रेलवे ब्रिज में कई फीट पानी नीचे जमा हो गया है। बागेश्वर के गरुड़ इलाके में देर रात एक कार गदेरे में बह गई। कार में 2 लोग सवार थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कार किस तरह गदेरे में फंसी है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। देर रात तक रेस्क्यू चलता रहा। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया और एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगने के चलते 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। रामनगर के पूछड़ी में गाय कोसी नदी की तेज धारा में फंस गई, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर गाय का रेस्क्यू किया। आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से। रुक रुक कर वहां पर बारिश हो रही है। वहीं मानसूनी बारिश का ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन पर असर पड़ रहा है। जिले में 12 सड़कों पर यातायात ठप है। बीती रात से हो रही बारिश के चलते यहां 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके साथ ही बागेश्वर में कई जगह पेड़ टूटकर सड़क पे आ गए हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में आई प्राकृतिक आपदा ने 6 परिवारों का सब कुछ तबाह कर दिया है। पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर्स ने 6 घरों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। अब आपदा प्रभावित टूटे घरों से अपना बचा कुचा सामान निकालकर सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी प्रभावितों की मदद में जुटे हुए हैं।
आपदा प्रभावितों ने इस घटना के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की गई है। प्रभावितों का कहना है कि अगर उनको उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पहाड़ी से गिरे बोल्डर 6 परिवारों का सब कुछ तबाह से सुरक्षित जगह पर लोग जा रहे हैं। शासन और बीआरओ को ज्ञापन देकर जो है उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप इतना भारी भूस्खलन उनकी लापरवाही से हो। काशीपुर में तेज बारिश के चलते मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य बाजार में जलभराव के आलम यह है कि भारी बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस गया। इससे व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया है। नगर निगम हर बार मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निजात दिलाने को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इस बार भी नगर निगम के सभी दावे बरसात में फेल होते दिखाई दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 ओवरब्रिज यहाँ पे बन रहे हैं। उन ओवरब्रिजों के बनने के कारण नालियां चौक थी। एनएच डिवीजन जो आपका पीडब्ल्यूडी का हल्द्वानी है उसके साथ हमने बैठकें करके उनको इन्वॉल्व करके उन नालियों को साफ कराया है। बड़ी खबर की बात करें, पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। धारचूला सोबला गांव में बादल फटा है, ये बड़ी खबर आ रही है। बीआरओ का बैली ब्रिज बहा है। बादल फटने से काली और धौली नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सोबला को जोड़ने वाली रोड कई जगह जमींदोज हो गई है। इंसानी नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं है। बड़ी खबर, बीआरओ का बैली ब्रिज बहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, धारचूला सोबला गांव में बादल फटा है। सोबला को जोड़ने वाली कई रोड जमींदोज हो गई हैं। बीआरओ का बैली ब्रिज वहां पर बह गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, धारचूला सोबला गांव में बादल फटा है, इस वक्त की बड़ी खबर। बीआरओ का बैली ब्रिज वहां पर बह गया है। सोबला गांव में बादल फटने की खबर। सड़कें वहां पर जमींदोज हो गई हैं। कई जगह वहां पर जो सड़क है वो जमींदोज हो गई है। ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का बैली ब्रिज वहां पर ढहा है, ये यहां पर अपडेट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी चोरगलिया रोड पर शेर नाले में भी बारिश के बाद पानी आ गया है, जिसके बाद इस रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा, लेकिन इसी दौरान 2 बाइक सवारों ने अपनी बाइक नाले में उतार दी और ये उफान में बह गए। उसके बाद पास में खड़े पुलिस के जवान और लोगों ने बाइक सवार को बचाया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। लामबगड़ के पास मार्ग बंद है। अचानक नाले के उफान पर आने से बंद हुआ है। इस दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई थी, जिसे जेसीबी मशीन ने निकाला। वहीं मौके पर पैदल रास्ता बनाकर पुलिस यात्रियों को रेस्क्यू कर रही है। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यहां पर बंद हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लामबगड़ के पास हाईवे बंद हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लामबगड़ के पास बरसाती नाला उफान पर आया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है, बरसाती नाला उफान पर है और वहां पर लामबगड़ के पास ये हाईवे बंद हुआ है। तो बरसाती नाला उफान पर है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लामबगड़ के पास ये हाईवे बंद हुआ है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं किस तरीके से
और बातचीत करने के लिए नितिन सिमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको और फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो लगातार बाधित हो रहा है और उसकी वजह से जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो बार बार बाधित हो रही है। अभी दिन में ही ये मार्ग खुला था और एक बार फिर से लगभग 4 बजे के आसपास भारी बारिश के चलते जो नाला है वो सड़क पर बहने लगा है। वहाँ पे यात्रियों का वाहन भी फंस गया, जिसे पुलिस ने बमुश्किल जेसीबी की मदद खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद उत्तराखंड में डॉपलर रडार लगाने की कवायद शुरू हुई। तय हुआ कि 3 डॉपलर रडार लगेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ एक ही लग पाया है और 2 अभी भी कागजों में घूम रहे हैं। मौसम के सही अनुमान के लिए डॉपलर रडार मददगार होते हैं। प्रदेश में एकमात्र मुक्तेश्वर में ही डॉपलर रडार काम कर पा रहा है। वहीं टिहरी के सुरकुंडा देवी में लगने वाला डॉपलर रडार शुरू नहीं हो पाया है। यही हाल लैंसडाउन में लगने वाले डॉपलर रडार के साथ भी है। ऑपरेशनाइज उसको कर लेंगे, शुरुआत हम कर देंगे अगले 4-5 दिन में जो है, तो वहाँ के भी जो प्रोडक्ट्स है वो हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। सुरकंडा में ये लग रहा है, बाकी जो अगला रडार है वो फिर लैंसडाउन में लगना है। बागेश्वर के अशु मोहाला गांव में गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बनाया है। बीती रात गुलदार घर के अंदर से बुजुर्ग महिला को घसीट कर ले गया। महिला का शव गांव से बाहर खेत में वृद्ध महिला का धड़ से अलग मिला है। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम गांव पहुंची, जहां पर टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने जल्द ही गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। का एक बार अनुमान पता चल जाता है तो आकलन करके कि गुलदार के साथ क्या किया जाना है, क्या ये एकमात्र घटना थी या फिर मैन ईटर है, तो उसके मानकों के अनुसार उसको चेक किया